Today I again welcome you all to Zero to Hero classes. It's me Aditya Anand. This is going to be the second lecture of the chapter Reproductive Health, जनन स्वास्थ्य. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो जो डेटा वाला पार्ट था, जनसंख्या कैसे वृद्धि होती है, वहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है एमनियोसेंटोसिस. उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे. बाकी लास्ट लेक्चर मैंने एनसीईआरटी भी ऐड की थी. आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा. एक क्विक रिवीजन अगर देना हो तो हमने क्या क्या पढ़ा था. अगर आप देखोगे हमने पढ़ा था जनसंख्या पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई. वो एक्चुअली हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वही सारी चीज़ें थी, है ना. फैमिली प्लानिंग 1951 में आया था. ये सारे डेटा वाइज वाले पार्ट थे. ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, ठीक है. और क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो ये आज मैं छोटा सा लेक्चर रखूँगा, बट ट्राई करूँगा उसको डिटेल में समझाऊँ, ताकि लेक्चर तो मैं एक वन शॉट में समझा दूँ, बट आप लोग उससे कोप अप नहीं कर पाओगे. इसीलिए मैंने लेक्चर्स अब छोटे रखने की कोशिश की है और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये धीरे धीरे आपके ग्रे मैटर में चली जाए, है ना. अब देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ गर्भ निरोधक विधियाँ, है ना. गर्भ निरोधक मतलब कंट्रासेप्टिव. अब मान लो हमको गर्भधार या कोई भी पर्सन है, कोई भी फीमेल है, उसे अभी कोई भी कपल को अभी बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है. तो व्हाट दे डू प्लानिंग, है ना. एक प्लानिंग करते हैं, मुझे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बच्चा चाहिए. तो वो क्या करते हैं, वो कंट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करते हैं, ठीक है. लाइक आपने कॉन्डम का नाम सुना होगा, कॉपर टी, है ना. वो सर्कमसीजन, ये सब बाद वाली चीज़ें होती है. सॉरी, सर्कमसीजन मैं बोल रहा हूँ. सर्जिकल मेथड जो होते हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी वगैरह वगैरह, तो वो सब परमानेंट मेथड होते हैं. तो बेसिकली वो मैं ये टर्म समझा रहा हूँ. ये गर्भ निरोधक क्या होता है, ये जो विधि है, ये जो मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड, उसकी परिभाषा अगर आप देखोगे, ऐसी विधियाँ जो अनचाहे गर्भधारण को रोकने में मदद करती हो. अभी कोई कपल चाह नहीं रहे हैं कि उसे बच्चा हो, इफ़ दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो उसे नहीं चाहिए अभी बच्चा, है ना. तो उस टाइम वो चाह रहा है जो अभी उसका बच्चा ना हो, तो उसके लिए वो ये जो मेथड यूज करते हैं बच्चा को डिले करने का, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, विधियाँ. अब देखो, एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है. क्या सर मुझे एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, एक पॉइंट जी नहीं, ये एक टॉपिक का नाम आपको लिख दिया हूँ, मतलब एक सब हेडिंग कह सकते हो. इसके अंदर आपको अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख देना है ये कैसा होना चाहिए. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे. 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का लिख के, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली ये 5 पॉइंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. वैसे हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे. तो अब देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. अगर कोई इस गर्भ निरोधक को यूज कर रहा है तो उसके लिए फ्रेंडली होना चाहिए. उसके लिए ऐसा नहीं दिखना चाहिए यार ये समथिंग न्यू है हमारे लिए. वो मतलब उसको, है ना, वो ईजिली यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए. आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. पहला पॉइंट है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. क्योंकि यार अगर ऐसा गर्भ निरोधक है जो कि आसानी से मिल ही नहीं रहा है, तो पीपल उसे यूज नहीं करेंगे. तो दूसरा, इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. पहला, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. दूसरा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. असरदार होना चाहिए. मान लो अगर कोई कपल कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उससे बच्चा डिले करने की, अगर वो असरदार हुआ ही नहीं, अगर वो गर्भवती हो गई फीमेल, तो क्या फ़ायदा. तो थर्ड थिंग इज कैसा होना चाहिए, असरदार होना चाहिए. तीसरा, बिना किसी या न्यूनतम दुष्प्रभाव के प्रतिवर्ती. अब मान लो कोई ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, या कॉन्डम्स या कॉपर टी फीमेल यूज़ करती है, इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ करती है. तो अब मान लो वो उनके फिजियोलॉजिकल थिंग में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा. उसको कुछ दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके हेल्थ में, या उसका सर दुख रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो डैट इज़ नॉट गुड. तो
चौथा पॉइंट क्या, बिना किसी, यानी तो उसको दुष्प्रभाव उसका होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा भी तो बहुत न्यूनतम नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज उपयोगकर्ता की यौन इच्छा के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर्स नहीं होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो सेक्सुअल डिजायर है ना, मेल और फीमेल के प्रति ये जो सेक्सुअल डिजायर है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो फिर से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या क्या समझा, एक क्विक रिकैप। गर्भ निरोधक क्या होता है, मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियाँ, जिससे हम लोग कोई भी कपल अनचाहे गर्भधारण को रोकने में मदद हो जाती है ऐसी विधियाँ से। अब इस विधि की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, पहला पॉइंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो, ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से, जो यूज़र हैं आसानी से यूज कर सके। कुछ भी अपने मनगढ़ंत पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है पढ़ने का। योर हैंड राइटिंग शुड बी नाइस, और तुम थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके लिख लोगे। तो ऐसे अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आदर्श गर्भ निरोधक की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध का क्या मतलब हुआ, ये इजीली अवेलेबल मार्केट में, अगर तुम्हारे छोटे छोटे मार्केट में आप देखोगे हर एक मेडिकल स्टोर या मेडिकल स्टोर में ही इजीली कॉन्डम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वो क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो कॉन्डम एक किसी कैटेगरी में आता है, वो भी अपन लोग देखेंगे। थर्ड थिंग हमने पढ़ा, ये असरदार होना चाहिए, बिना किसी या न्यूनतम दुष्प्रभाव के प्रतिवर्ती होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखो ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड के तरीके क्या क्या हैं, ये मेथड क्या क्या हैं। आइदर ये नेचुरल हो सकता है या ट्रेडिशनल हो सकता है, या प्राकृतिक हो सकता है या पारंपरिक हो सकता है, या कृत्रिम या आर्टिफिशियल हो सकता है। तो आज हम लोग इस वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे, इसका हल्का सा व्यू लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए। आप एक बार इसे लिख के एक बार खुद से पढ़ लोगे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने में एक लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट किया जा सकता है, बट थिंग इज़ आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होंगी। तो फर्स्ट थिंग गर्भ, इसीलिए मैंने चार्ट के फॉर्म में इसे तैयार किया है। तो फर्स्ट थिंग इज़ प्राकृतिक या पारंपरिक मेथड में क्या क्या आ गया, पीरियोडिक असिस्टेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, स्तनपान, अनार्तव, स्तनपान अनार्तव। तो पहला देखो मैं समझाता हूँ, ये जो हिंदी में मीडियम है आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही लिखना है। इफ़ यू आर राइटिंग एग्जामिनेशन इन हिंदी, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश फॉर नॉलेज, यू कैन रिमेंबर, अगर लिख भी दोगे तो कोई हानि नहीं है। अब ये क्या है सर, ये समझाओ, ये टर्म ये क्या है। पहले हमने क्या देखा, विधि यानी तो प्राकृतिक हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। प्राकृतिक में क्या आ गया, इसका डेफिनेशन लिखोगे, ऐसे तरीके, ऐसे गर्भ निरोधक तरीके जो कि प्राकृतिक तरीकों से या प्राकृतिक द्वारा पाए जाते हैं या प्रकृति के हेल्प से उसका यूज किया जा सकता है, उसे ही पारंपरिक या प्राकृतिक विधि कहते हैं। अगर आप एक अच्छे डेफिनेशन जानना चाहते हो, यू कैन गो थ्रू टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट बुक में आराम से लिखा हुआ है। मेरा काम है यहाँ पे समझा देना। यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। अब देखो इस चीज़ को समझाता हूँ। दंपति मासिक धर्मचक्र के 10वें से 17वें दिन तक मैथुन से बचे। ये बचना क्यों चाहते हैं, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो हमने ये डिस्कस किया था, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, कहाँ पे, ओवरी में, मेडुला वाले पार्ट, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ये कॉर्पस लूटियम वगैरह बनता है। वहाँ 14th डे पे, चौथे दिन पे हमने देखा था सेकेंडरी oocyte यानी ओवम रिलीज होता है। कौन से डेट में, चौथे। हमने ये भी पढ़ा था जो सेम टाइम पे स्पर्म वजाइना के थ्रू यहाँ पे एम्पुला के पार्ट में आना चाहिए और ओवम भी जाना चाहिए, तब ही बच्चा मतलब फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। तो ये जो 14वें दिन होता है ना, तो उस टाइम ओवम बाहर निकलता है, तो उस टाइम प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा चांस रहता है।
क्योंकि उस टाइम ओवम 1 से 2 दिन तक उसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है इस एम्पुला में ज़िंदा रहने की। तो इसीलिए बोला जाता है जो 10वें से वैसे 14वें दिन तक, क्योंकि ये 28 दिन का भी किसी का साइकिल होता है, 29 दिन का भी होता है या 30 दिन का भी होता है, तो 10वें से 17वें दिन तक मैथुन क्रिया से बचनी चाहिए। मतलब है ना, ये जो क्वाइटस है उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी से बचे। अगर इसी को रिस्क पीरियड बोला जाता है। इफ़ एनी कपल वांट कि उनका बच्चा हो तो दे कैन गो थ्रू 14th डे पे, है ना, ऐसा करना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज बाह्यस्खलन या अंतरित मैथुन, क्वाइटस इंटरप्टस। ये क्या शब्द है? क्वाइटस मतलब ये जो कॉपुलेशन का क्रिया हो रहा है उसके दौरान ये इंटरप्ट हो जाना। देखो, पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले योनि से अपना लिंग बाहर निकाल लेता है ताकि गर्भाधान से बचा जा सके। कि देखो, ये जो जब इफ़ कपल आर हैविंग सेक्स और इंटरकोर्स, उस टाइम क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है उसे ये पता चल जाता है कि नो आई एम गोइंग टू इजैकुलेट, या स्खलन हमारा होने वाला है। उस टाइम वो फीमेल वैजाइना से अपना पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं और ये इजैकुलेट बाहर करते हैं उससे, ताकि स्पर्म वैजाइना में जाता ही नहीं है। तो उस मेथड को कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। बट ध्यान रहे, ये जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है या क्वाइटस इंटरप्टस है, इनके बहुत ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। यू नेवर नो कब आपका स्पर्म, क्योंकि एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर निकलते हैं, एक स्पर्म काफ़ी होता है फर्टिलाइज करने के लिए। तो दीज आर नॉट गुड मेथड, ठीक है, बट ये प्राकृतिक है। इसमें हमने मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हमने यूज़ नहीं किया है, कोई भी कॉन्डम या कुछ भी हमने यूज नहीं किया है आर्टिफिशियल, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रहा है ना। द थर्ड पॉइंट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये अधिकतम अवधि इसकी 6 महीना होती है। एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 6 महीने तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उस टाइम ये जो प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है वो माँ के शरीर में बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन किस चीज़ में हेल्प करता है? मिल्क सिक्रेशन में। ये क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा के रखता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने तक होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा। तो उस टाइम प्रसव के बाद तीव्र स्थापन की अवधि के दौरान मासिक धर्म चक्र नहीं होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी होता ही नहीं है तो ओवम ही नहीं आएगा। जब ओवम ही नहीं आएगा तो निषेचन ही नहीं होगा। तो इससे गर्भ निरोधन का एक तरीका माना गया, इससे बच्चा पैदा होने से बचा जा सकता है। हमने प्राकृतिक मेथड पढ़ा, उनमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सेकेंड वन क्वाइटस इंटरप्टस। थर्ड वन लैक्टेशनल एमोनेरिया। समझे? अब देखो, ये कृत्रिम विधि, इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इसमें क्या क्या आता है एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये रुकावट, जैसे देखो कॉन्डम में क्या होता है, जो मेल का जो स्पर्म होता है कहाँ, एक इस कॉन्डम में ही रह जाता है। अगर फीमेल कॉन्डम है, फीमेल यूज़ कर रही है, तो फिर भी वो वेजाइना में नहीं जा पाता है, तो रुकावट हो गया। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बहुत सारा कॉपर टी, LNG-20, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। गर्भ निरोधक गोली, ये जो बहुत सारे पिल्स आते हैं, ठीक है, पिल्स के नाम हम लोग देखेंगे, और बहुत सारे टेबलेट्स आते हैं, वो उसके पीछे उसका क्या कहते हैं केमिकल चीज़ क्या रहता है, वो चीज़ भी समझेंगे। थर्ड वन इज़ इंजेक्टेबल, ये इंजेक्शन होता है लाइक स्किन के अंदर, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्किन में लगा लेते हैं, वो धीरे धीरे ब्लड में इस चीज़ की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, जिससे कारण अगेन ये नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा विधि, सर्जिकल मेथड से हमने देखा था ना, वो वैसेक्टोमी होता है, ये वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, इंसाइज कर दिया जाता है, या ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को, अब देखो ना, कहते हैं ऑपरेशन हो गया किसी फीमेल का। ऑपरेशन में क्या होता है, इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है ताकि ये जो ओवम है ना यहाँ आए ही नहीं, ये दोनों का मिलाप ही ना हो पाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिलहाल हम लोग NCERT को देख लेते भाई, NCERT हमसे क्या कह रही है। लेट्स सी, देखो
एक आदर्श गर्भ निरोधक, है ना, देखो, एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, ये पॉइंट हमने लिखा था, कैसा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए मतलब असरदार होना चाहिए, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर हो भी तो कम से कम हो, न्यूनतम हो। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेच्छा मतलब काम की इच्छा मतलब सेक्सुअल डिजायर, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, मतलब उसके सेक्सुअल डिजायर में ये बाधक नहीं होना चाहिए। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, है ना, आसानी से कॉन्डम्स हर एक आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, पहले हमने देखा था ना ये चार्ट में कैसा, प्राकृतिक नेचुरल मेथड, बैरियर ये सारी क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, देखो आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी, मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक जैसे मतलब पील्स हो गए, जैसे टीका रूप में, अंतरोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ, ये सारी आपको एक ओवरव्यू दे रहा है। ऐसा ऑलरेडी हमने यहाँ देख लिया ना कैसा होना चाहिए, पहला प्राकृतिक, उसके बाद कृत्रिम आर्टिफिशियल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो। अब प्राकृतिक विधियाँ में क्या लिखा है, ये विधियाँ अंडाणु, ओवम और शुक्राणु के संगम को रोकने सिद्धांत पर कार्य करती है। प्राकृतिक विधियाँ देखो, हमने देखो ये जो पॉइंट है, पहला क्या पढ़े थे हमने, क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस को अगर देखो तो उसमें भी स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जा रहा था, है ना। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस को देखोगे तो उसमें भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम 14th डे पे क्या होता है, ओवम बाहर आता है। उस टाइम अगर सेक्स नहीं किया जा रहा है, इंटरकोर्स नहीं किया जा रहा है, देन अगेन ओवम से मैच नहीं होगा। एंड थर्ड वन क्या देखे थे, लैक्टेशनल एमेनोरिया, उस टाइम भी ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम हो ही नहीं रहा था। उसकी अवधि क्या होती है, 6 महीने। मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी रिवाइज करा दिया, फिर लास्ट में एक बार रिवाइज करा दूंगा, तो आधा से ज़्यादा तो यही याद हो जाएगा, बाकी आपके प्रैक्टिस से ही आपको याद होगी। देखो, इनमें से एक उपाय आवधिक संयम, जिसे एक दंपति माहवारी के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। ये जो है ना इंटरकोर्स से बचते हैं, जिससे अंडोसर्जन, ये ओव्यूलेशन की अपेक्षित अवधि मानी जाती है। मतलब 14th डे, है ना, हम लोग मतलब एक तरह से मान लो 28 दिन का अगर पीरियड को एज्यूम करते हैं, तो ऐसे फॉर आवर कन्वीनियंस 14th डे को हम लोग ऐसा मानते हैं। तो 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है, ठीक है। ये निषेच अवधि आपसे पूछ सकता है, ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 14th डे पे ओव्यूलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जो 10वें से 17वें दिन है, इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास ना करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। बाह्यस्खलन या अंतरित मैथुन, क्वाइटस इंटरप्टस, एक अन्य विधि है जिसे पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल एमेनोरिया। विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ज और आतर्व आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी अतिरिक्त दूध नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 महीने की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, है ना, लगभग शून्य होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा जीरो हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। चूँकि उपयुक्त विधि में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। मतलब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, बहुत कम है। साइड इफ़ेक्ट्स मान लो कोई टेबलेट लेता है तब तो देखते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें तो भाई कोई टेबलेट लिया ही नहीं जा रहा है। हालांकि इसके असफल होने की दर काफ़ी अधिक है। ये पॉइंट देखो भाई, ये जो असफल होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी द मेल कॉन्डम ऐसा होता है,
यहाँ पेनिस पे इसको लगाया जाता है, बाद में जो इजेकुलेट होता है, जो स्पर्म जो यहीं पे अटक जाता है, दिस इज़ द फीमेल कॉन्डम, ये फीमेल यूज करती है, और जो स्पर्म है इसी कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है। तो आज हमने ओनली नेचुरल मेथड पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो 20 मिनट का लगभग वीडियो है, देखने में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, आप 2 बार देख सकते हो, जस्ट मेक द नोट्स, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट मैसेज मी, या whenever I'll be free then I'll try to reply that, और कोई भी डाउट आए भाई just you can approach me. Thank you for listening. If you think this is good for your friend you can share this, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।